हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHIC 106 जो कि है आधुनिक पश्चिम का उदय भाग 1, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो होगा आपको लघु श्रेणी प्रश्न। ठीक है, जो आपको 6 अंकों का रहेगा और 100 शब्दों में से लिखना होगा। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि किन किन लघु श्रेणी प्रश्न पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उन सारे लघु प्रश्न का चर्चा एक एक करके करेंगे। पहले दिखाते हैं किन किन टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, लघु श्रेणी प्रश्न 100 नंबर का रहता है। उसके बाद 6 अंकों का प्रत्येक एक क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंकों का होता है। तो पहला है समुद्री बीमा, इस पे टिप्पणी लिखना है 100 शब्दों में और ये 6 अंकों का रहता है। उसके बाद दूसरा है 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध की महान खोजें, इन पे टिप्पणी लिखना है 6 नंबर का रहता है, 100 शब्दों में लिखना है। तीसरा है मॉरिस डाबे सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर, 100 शब्दों में लिखना है टिप्पणी, 6 अंकों का रहता है। उसके बाद है 16वीं शताब्दी में जनसांख्यिकीय रुझान किस तरह का था, 100 शब्दों में लिखना है इसको और 6 अंकों का रहता है। उसके बाद है पश्चिमी निरपेक्षता की विशेषताएं, ये भी टिप्पणी लिखना है, 6 अंकों का रहता है, 100 शब्दों में लिखना है। तो आइए इन पाँच टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आइए हम एक एक करके जानते हैं। देखिए, पहला है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा पर टिप्पणी लिखना है 100 शब्दों में, 6 अंकों का ये रहता है प्रश्न। देखिए देखिए इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देखिए, टिप्पणी लिखने वाला जब भी होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे संभवतः जहाँ तक हो सके आपको समझा के बताने का। हाँ, मगर टिप्पणी लिखने वाला में आपको कम शब्दों में लिखना होगा। तो कम शब्दों में लिखने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा पहले से कुछ पढ़ा हुआ रहना चाहिए, आपको एक संतुलित शब्द मिल जाएगा। यदि जो नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, जो यदि एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो आप इसे बना पाइएगा। तो आइए, उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। इससे पहले भी हम BHIC 106 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं समुद्री बीमा। देखिए, समुद्री व्यापार के खतरों से बचाव के लिए समुद्रीवर्ती बीमा का एक वाणिज्यिक व्यवहार के रूप में विकसित हुआ। तो वाणिज्यिक व्यवहार का मतलब क्या हुआ, व्यापार मतलब सामान के आदान प्रदान के व्यवहार में जो है यह विकसित हुआ, जो कि एजेंटों और व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था। ये एजेंटों और व्यापारियों के द्वारा ये वाणिज्यिक व्यवहार जो है संभाला जाता था। 1504 तक बीमा प्रदान करने का व्यवहार काफ़ी विकसित हो गया था, इस कदर कि एटवर्स शहर में ही अकेले लगभग 600 लोग इस पर निर्भर कर रहे थे। सदियों के दौरान विभिन्न प्रकार के बीमे का आरंभ हुआ, जो युद्ध के कारण माल की क्षति, टकरावों, प्रधान वर्ग पर लूट, भंडारण सुविधाओं में आग इत्यादि से संरक्षण के लिए शुरू होते हैं। देखिए, पारंपरिक समुद्रिक बीमा से पूर्व, जिसमें एक निवेशक अपना धन एक यात्री व्यापारी को ऋण में देता था, जिसे व्यापारी जहाज के सुरक्षित लौट आने पर चुकाने के लिए उत्तरदायी था। मध्यकाल में इस प्रकार का समुद्री ऋण सामान्य था। इस प्रकार ऋण और समुद्री बीमा एक समय ही प्रदान किया जाता था। तो देख लीजिए समुद्री बीमा। उसके बाद देखते हैं 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध की महान खोजें क्या क्या थी, वो देखते हैं। देखिए, भौगोलिक खोजों की दिशा में पुर्तगाल शासकों एवं स्पेन के शासकों ने विशेष रुचि ली थी। तो भौगोलिक खोजों में जो है पुर्तगाल के शासक, उसके बाद स्पेन के शासक जो है विशेष रुचि ली थी। दोनों ही देशों का मूल उद्देश्य अटलांटिक सागर में पूर्वी देशों की ओर जाने वाली मार्ग को खोजना था। 15वीं शताब्दी के अंत में महान खोजे जैसे यूरोपीय क्या क्या खोजे थे, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अन्वेषण और औपनिवेशिकरण का हिस्सा था। स्पेन और पुर्तगाल के औपनिवेशिक विजय अभियान मानव इतिहास में एक महान विच्छेद थे। यूरोपीय अभियान विस्तार, औपनिवेशिकरण और आधिपत्य
3 प्रमुख महासागरों की सीमा से लगा हुआ था। ब्राउदल के अनुसार, एक लेखक है, इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र पर विजय ने लंबे समय तक यूरोप को विश्व वर्चस्व प्रदान किया। पुर्तगाल के उपनिवेशों में अटलांटिक के केप वर्डे द्वीप, ठीक है, मदिरा और ओजेरेस, ब्राजील का तट, पूर्वी अफ्रीका जो मोम्बास की तरह होता था, और पश्चिम अफ्रीका में कीलों की बस्तियां जो साओ जॉर्ज की तरह हुआ करती थी। अफ्रीकी तटरेखा का फैलाव जैसे ओगोला और मोजाम्बिक, हिंद महासागर में अड्डे जैसे ओरमुज, गोवा, कालीकट जो भारत की तरह था, और कोलंबो, और पूर्व में मोकाओ, मलक्का, जावा, सिलेबस और मालुकस में स्थान शामिल थे। ये सब सारे खोजे गए थे उस टाइम, जो दक्षिण में जो यूरोपवासी खोज रहे थे। ठीक है, तो देख ली 15वीं शताब्दी में क्या क्या किस तरह से अन्वेषण हुआ था। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट वाला जो है मोरिस डाबे, एक लेखक है मोरिस डाबे, सामंतवाद में पूंजीवाद में संक्रमण। तो सामंतवाद किस तरह से पूंजीवाद में संक्रमण हुआ, इसका इन पे चर्चा करना है। देखिए, पृष्ठभूमि बहस को तथाकथित संक्रमण बहस या डोब स्वजी बहस कहते हैं के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया है, जो मोरिस डॉब के 1946 के पूंजीवाद के विकास में अध्ययन और पॉल स्वेजी के 1950 के लेख साइंस एंड सोसाइटी जर्नल में द ट्रांजैक्शन ऑफ फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म के बाद हुआ था। इन लेखों को बाद में एक पुस्तक के रूप में एकत्र और प्रकाशित किया गया। 1976 में द ट्रांजैक्शन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म का भी हकदार है। यह ब्रेनर के 1976 के लेख एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्री इंडस्ट्रियल यूरोप के साथ प्रभावशाली ऐतिहासिक पत्रिका पास्ट एंड प्रेजेंट में शुरू हुआ था। तो ये सारे जो पुस्तक है उनको आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसे आप विस्तार से लिख सकते हैं। देखिए, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि है 16वीं शताब्दी में जनसांख्यिकी रुझान किस तरह का था, वो देखिए। देखिए, जनसांख्यिकीय वृद्धि 16वीं शताब्दी तक केवल चर्चों और ग्रामीण चर्चों के रिकॉर्डों में ही नहीं बल्कि इस समय के अन्य आर्थिक और सामाजिक पहलुओं में भी परिलक्षित होने लगी थी। बहरहाल ग्रामीण और शहरी आधारों की वितरित जनसंख्या का क्षेत्रीय विभाजन पूर्व सदी के प्रारूपों का ही अनुपालन कर रहे थे, जिसमें बाद के काल में मेगापोलिस, जिसे महासागर के नाम से जाना जाता था, स्थापना की दिशा में गति थी। जबकि सदी के आरंभ में 1 लाख या उससे ज़्यादा अनुमानित जनसंख्या वाले शहरों में केवल 4 शहरों का नाम लिया जाता था। जो 4 शहर कौन कौन था वो देखिए, मिलान, नेपल्स, वेनिस और रोम, जिनमें से 3 इतालवी प्रायद्वीप महाद्वीप में थे। सदी के अंत तक यह संख्या बढ़कर लगभग 8 हो गई। रेमो, रोम, लंदन और लिस्बन इसमें शामिल हो गए थे बाद में। ठीक है, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट पश्चिमी निरपेक्षता की विशेषता किस तरह की थी वो जानते हैं। देखिए, पूर्व की सामंती सामाजिक रचनाओं से फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन की केंद्रीय राजशाहियों अलग थी। यहाँ इन निरंकुश राज्यों की प्रकृति के बारे में निरंतर बहस होती रही है। गुलामी प्रथा के धीरे धीरे पतन, दासत्व के धीरे धीरे गायब होने, अधिपतियों को सामंती करों के भुगतान के कर्तव्य की समाप्ति और मध्यकालीन कस्बों में विकसित हुए व्यापारिक पूंजीपतियों के उद्भव ने सामंती स्वामियों की वर्ग सत्ता को कमजोर किया। राजनीतिक कानूनी प्रताड़ना और ऊपर उठकर एक केंद्रीय निरंकुश राज्य में विस्थापित हो गई। नई राजशाही को नई और असाधारण सत्ता प्राप्त हुई। इस तरह शाही सत्ता सुदृढ़ हुई, जिसने सामाजिक वंशवाद के अंत में खड़े कृषक जनसमूहों को
दबाने का कार्य किया। रोजेस के युद्ध, सैकड़ों वर्षों के युद्ध और द्वितीय कास्टिलियन गृह युद्ध की अत्यधिक अराजकता और उथल-पुथल से लेकर फ्रांस के लुईस 11वां, स्पेन में फर्डिनेंड और इजाबेला, इंग्लैंड में हेनरी 7वां और ऑस्ट्रिया के मैक्सिमिलियन के शासन काल के दौरान लगभग एक ही समय पर प्रथम नई राजशाहियों का उद्भव हुआ था। तो देख लिए 5 शो का विस्तार से। यदि एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा। जिनका जो पढ़ा हुआ नहीं है तो उनको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा। यदि आते हैं टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन तो आप इसे बना के भी लिख सकते हैं। जो पढ़े हुए हैं उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।